नमस्कार साथियों, पराग सिंघल फिर आपसे जीएसटी के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हो गया है। और कर जानकारी जो मैं प्रकाशित कर रहा हूँ पिछले 15 वर्ष से, उसको 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आप सभी को मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना, आप लोगों के मार्गदर्शन बिना ये 15 साल का सफ़र पूरा होना असंभव ही प्रतीत होता था, वो होता है। इसके साथ ही हमारी संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर प्रोफेशनल, जिसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, और आप लोगों की समस्याओं को मैं सक्षम मंत्रालयों में या सक्षम प्राधिकारियों तक पहुँचाता हूँ। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जीएसटी एक्ट की सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का, जिसमें व्यापारी तो परेशान है ही, साथ में प्रोफेशनल्स भी बहुत परेशान हैं। कारण क्या है कि व्यापारी अपना R1 टाइम पर, या ये जो अंतिम तिथि 11 तारीख होती है उससे एक दिन या 2 दिन पहले दे गया, या 11 तारीख को दे गया, और वो लोड के कारण, ओवरलोड के कारण प्रोफेशनल उसको तैयारी करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। और कहीं को पोर्टल भी हैंग हो जाता है, पोर्टल में बहुत ओवरलोडेड हो जाता है, तो वो कभी नेट टूट जाता है। तो किसी कारण से वो 12:01 पर दाखिल हुआ, तो उसको जो उसमें जो आपने R1 चढ़ाया है, R1 में जो आपने आउटवर्ड सप्लाई चढ़ाई है, वो 2A में दिखाई पड़ता है, 2B दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वो 11 तारीख 12 बजे तक के लिए टाइम होता है। अगर 12:01 हो गया तो वो अगले माह उसका दिखाई पड़ता है। और फिर उस पर आकर के जो आपका क्लाइंट है वो आपसे कहता है सब लापरवाही आपकी है, जो भी कुछ है वो आपकी प्राण पीता है। तो यही मेरा आज विषय है, सेक्शन 64। मैंने इस पर अपने साथियों से डिस्कस किया, इसमें लखनऊ के अंजनी श्रीवास्तव जी हैं, छतरपुर से रविंद्र खरे जी हैं, आगरा के हैं दिनेश शर्मा जी, और कुशीनगर के राजेश शर्मा जी। इनसे मैंने डिस्कस किया और फिर इसको तैयार किया है ड्राफ्टिंग। साथियों, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में आपने पढ़ाई है, कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष के जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट द डेबिट नोट संबंधित है, अंत के अगले 30 नवंबर के पश्चात माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरण देने के लिए इसमें से जो भी पूर्वोत्तर हो आईटीसी लेने का हकदार नहीं होगा। स्पष्ट कह रहा है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। अब इसमें जो रूल है, रूल 36 सब रूल 4, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक टेंशन भरा है। कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ऐसे इनवॉइस या डेबिट नोट जिसका ब्यौरा धारा 37 की उपधारा 1 के अंतर्गत दिया जाना जरूरी हो, से संबंधित आईटीसी तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि, इसमें का खा है, ऐसे इनवॉइसेस या डेबिट नोट का ब्यौरा आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटी 1 में बाह्य आपूर्ति मतलब आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित विवरण ना दे दिया गया हो, या ऐसे बीजक सुविधा देने का प्रयोग न किया गया हो। और खा है, ऐसे इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स का ब्यौरा रूल 16 सब रूल 7 के अंतर्गत प्रारूप GSTR 2 खा 2B उक्त पंजीकृत व्यक्ति को प्रेषित न कर दिया गया हो। मतलब उसमें पूरी तरह बांध दिया है कि आपको, आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, आपके घर में कोई अनहोनी हो गई हो, तो भैया 10-11 तारीख को ही होनी चाहिए। कोई प्रोग्राम 10-11 तारीख को न रखो, नहीं तो आपके साथ में दिक्कतें आनी चालू हो जाएंगी। ऐसा ये बिल्कुल बांध दिया है कि 10 या 11 तारीख आपके लिए बहुत ही ऐसा शेड्यूल है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको R1 दाखिल करना है, सारे काम छोड़ करके। अब इसमें जो है परचेजर ने या सेलर ने माल सेल किया, बिल जनरेट किया, उसमें जो गुड्स या सर्विसेज है उसकी वैल्यू बनाई, उसमें जो प्रेस्क्राइब रेट मान ली 18% है, तो उसमें 9% CGST 9% SGST ला करके बिल जनरेट कर दिया, और ओवर 50,000 उसका वैल्यू है, तो उसके लिए रूल 138 में आपने ई बिल जनरेट कर दिया और ट्रांसपोर्टेशन से माल भेज रहे हैं। लेकिन और बैंक भी पेमेंट आपने किया है, पेमेंट भी आपने बैंकिंग चैनल से किया है, लेकिन आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसमें एक बात और आती है कि मान लीजिए R1 आपका 1 मिनट या 2 मिनट 11 तारीख के रात को 12 बजे के बाद दाखिल हो गया, तो आपका R1 दिखाई पड़ेगा नेक्स्ट मंथ में 2B में
2A में दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपने 20 तारीख को 3B दाखिल किया, उसमें वो टैक्स जो आपने वसूला था अपने रिसिपेंट से, जो आपने जिसको माल बेचा उससे आपने टैक्स भी जमा कर दिया, लेकिन उसका ITC का लाभ अगले महीने परचेजर को मिलेगा। अब आगे आने वाले दिनों में अधिकारी जब इसको स्क्रूटनी करता है सेक्शन 61 में, तो वो 70 का सम्मन इशू करता है, तब वो कहता है साहब आपने ITC गलत ली है, इसका रिवर्सल करो, ब्याज भी दो। मतलब एक मजाक सा बन गया है ये कि मान लीजिए एक कारण भाई, एक तो एक ह्यूमन सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं कि भाई मान लीजिए किसी कारण से कोई उसकी मंशा गलत नहीं है, कोई कपटपूर्ण मंशा नहीं है, फर्जी बिलिंग की मंशा नहीं है, उसके बावजूद भी इस परचेजर उस चीज़ को एक सज़ा के रूप में भुगत रहा है और दोहरा कर डबल टैक्सेशन का शिकार हो रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित स्थिति, शोषण वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। ये मैंने लेटर जो लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, जो कॉपी मैंने वित्त मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं यूनियन टेरिटरी के, उनको सबको मैंने भेज रहा हूँ कल मैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये तो हो ही गया, आपको डबल टैक्सेशन देना है। मान लीजिए आपने ITC ले ली तो आपको ITC का रिवर्सल देना है, ब्याज देना है, और मान लीजिए आपका रिफंड बनना है। अब देखिए, अब उल्टा देखिए, आप गवर्नमेंट अपना लेने में तो बहुत तेज़ है, अपनी जो टैक्स अमाउंट है उसको वसूल करने में बहुत स्मार्ट है। उसके डिपार्टमेंट के अधिकारी इतने स्मार्ट है कि सर टैक्स नहीं छोड़ना हमें, और टैक्स आपने मान लीजिए डिले कर दिया तो ब्याज भी दो, सेक्शन 47 का लेट फीस भी दो, और उसके अलावा सेक्शन 122 या 125 का पेनल्टी भी दो। सब कुछ लागू हो जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। यदि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि व्यापार में गलती करना बहुत बड़ा अपराध है। कोई आप अपराध किया तो वो अपराध सस्ते छूट जाएगा, लेकिन GST में इस तरह किया गया अपराध सस्ते में नहीं छूटेगा। अब देखिए, रिफंड बनना है आपका, तो गवर्नमेंट का बिल्कुल उल्टा नियम है। लेने के लिए तो वैसा लेट फीस भी है, ब्याज भी है और पेनल्टी भी है, लेकिन जब रिफ़ंड की पोजीशन आती है तो गवर्नमेंट कहते हैं नहीं साहब, रिफ़ंड को पहले चेक करेंगे, सारे एविडेंस देखेंगे सर रिफ़ंड आपके लिए है कि नहीं है। तो रिफ़ंड में क्या आता है साहब, सेक्शन 54 में, इसका सेक्शन 54 का सब सेक्शन 4 का क्योंकि जो है साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेज साक्ष्य की आवेदन को प्रतिदाय सोध्य है। मतलब आप ये एविडेंस दीजिए कि आप ITC लेने के हकदार हैं। और उपधारा 4 के खा में कहा गया है कि ऐसे दस्तावेज अन्य साक्ष्य जिसके अंतर्गत सेक्शन 33 में निर्दिष्ट दस्तावेज हैं, जो सेक्शन 33 में जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसा कि आवेदक ये साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम ब्याज यदि कोई है का ऐसे कर पर संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को उससे एकत्रित किया गया था या उसके द्वारा संदत्त किया गया था, ऐसे कर या ब्याज को चुकाने को किसी अन्य व्यक्ति के पारित नहीं किया गया है। मतलब आपको ये ITC आपकी खड़ी है, ईमानदारी से खड़ी है, आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन नहीं साहब आपको एविडेंस देना कि साहब आप वाकई में आपने जमा किया है, उस ब्याज जमा किया, उस पेनल्टी जमा करी है, उस पर आपने लेट फीस जमा करी है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको करने पड़ेंगे। और नहीं तो हम जो गवर्नमेंट की जो टैक्सेबल अमाउंट है जो देना है, उसके लिए हम साहब सेक्शन 155 में भू राजस्व के माध्यम से वसूली करेंगे, सेक्शन 156 के माध्यम से हम जो है न्यायालय के माध्यम से कर लेंगे, हम सेक्शन 157 प्रतिभू मतलब गारंटी जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट देते उससे वसूल कर लेंगे हम। इसके अतिरिक्त एक्ट में 84 जो है उसमें दिया गया, अगर आपने नहीं वसूली होती है तो आपका बैंक अकाउंट सीज कर लेंगे। मतलब एनी हाउ हमें वसूल करना है, लेकिन देने के लिए नहीं भैया, देने आप लेने के हकदार नहीं है, हम देने के, हमारा देने का कोई दायित्व नहीं है। अब तब भी सब्र नहीं हुआ, वसूली कर ली, बैंक अकाउंट सीज कर लिया, फिर भी सब्र नहीं हुआ तो हम STF में भेज देंगे।
पुलिस का जो स्पेशल टास्क फोर्स है वहाँ भेज देंगे हम। मतलब कैसे न कैसे हमें, जो आपने रजिस्टर्ड हुए हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए आपको हम जो है पूरी तरह से बांध के रख देंगे और आपको व्यापार नहीं करने देंगे। ये बहुत बड़ा मजाक सा हो गया है। और 18% के रेट से हम इंटरेस्ट लेंगे, जबकि बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में भी मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 14% है, लेकिन यहाँ 18%। और रिफंड में कोई आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, जबकि इनकम टैक्स में भी कोई रिफंड बनता है तो एक टाइम पीरियड के बाद में इंटरेस्ट पे किया जाता है। लेकिन जीएसटी में हम देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो लेने के लिए बैठे हुए केवल। और फिर वाली बात है, लेने के लिए हम बैठे हैं, सेक्शन 50 बना दिया हमने, ब्याज दो, सेक्शन 47 बना दिया हमने, लेट फीस दो, सेक्शन 122, सेक्शन 135 पेनल्टी दो। एक तरफा, मेरे विचार में ये टोटली एक तरफा एक्ट बनाया गया है, जो इन हैनी हाउ गवर्नमेंट को लाभ पहुंचाना है, गवर्नमेंट को वसूली करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसी कारण से आज 2017 से लेकर आज तक 7 साल होने जा रहे हैं। अगले महीने 1 तारीख को 7 साल हो जाएंगे, और आपको रजिस्टर्ड डीलर की जो संख्या है वो 1,50,00,000 पे घूम रही है। 140 करोड़ की आबादी के अंदर 1,50,00,000 व्यापारी ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो मतलब देश में इतने ही व्यापार हो रहा है। 138 पॉइंट मतलब जो है आप लगा लीजिए बैलेंस बचा है, वो व्यापार नहीं कर रहा है, वो केवल जो भी कुछ कर रहा है। तो गवर्नमेंट का बहुत ही अन्यायपूर्ण, विधि विरुद्ध, और सबसे बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है, 21 है, उसमें जो नेचुरल जस्टिस का जो व्यवस्था दी है, टोटली उसके अगेंस्ट में ये एक्ट की व्यवस्था है, प्रावधान किए गए हैं। यदि आप सहमत हैं मेरी बात से तो आप मुझे कमेंट लिखें और मुझे सपोर्ट करें, मुझे मॉरली सपोर्ट करें, जिससे मैं आप लोगों की समस्या उठाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारती, जय हिंद।